हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज करना है, जिसकी सेक्शन सी के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर इसमें आते हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जीओसी के यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैंने कहा था चाहे सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर रहे थे, पीवाईक्यूज सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर खासकर आईपीएससी के थे, तो मैंने आपको हमेशा से कहा कि अगर आप अच्छी नंबरिंग कर ले जाते हैं, नंबरिंग को अगर आप सही तरीके से कर ले जाते हैं, तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपके क्वेश्चन वहाँ पर सही होने वाले हैं। तो चलो अगर हम बात करते हैं, ये कंपाउंड यहाँ पर है, देखो बेंजीन के ऊपर आपको टोटल 4 लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा जुड़ा होगा तो याद रखना हमारा पहला टारगेट होगा इसमें से कौन फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखेंगे, आप बताएंगे यहाँ पर CH2OH एल्कोहल है, यहाँ पर NH2 अमीन ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, और ये NO2 को हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज करते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर एक CH2H एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप लगा है अमीन, और यहाँ पर एल्डिहाइड। अब सवाल आता है कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है पता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमने आपको पढ़ाया था प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसी के ही कार्बन को नंबर 1 कार्बन किया जाएगा। तो आपको पता है प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते थे तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है, पहले आता है, तो इसको नंबर 1 दे दिया जाएगा। और जब यहाँ पर नंबर 1 दे दिया, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर नंबरिंग करनी, नंबर 1 दे दिया, तो अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट तो था ही, एक साइड चेन प्रीफिक्स, अब ये भी प्रीफिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया हमसे ज़्यादा वैल्यू वाला कोई है, तब ये डाउन हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है, अब हम क्या करें। अब ऐसा नहीं कहा बताओ कि ऐसे चलो जिससे कि और दूसरे फंक्शन ग्रुप जल्दी आ जाए, नहीं, अब ऐसे चलना है कि मैंने कहा जितनी वैल्यू इनकी है वही वैल्यू सेम इनकी भी हो जाती है, जब हमने एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ये करना है कि नंबरिंग ऐसे करना है जिससे कि आने वाले साइड चेन्स या फिर प्रीफिक्स की जो पोजीशन हो मिनिमम आए, उनका अगर सम किया जाए तो मिनिमम सम देखने को मिले। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो 2 और 3 तीसरे पे आपको साइड चेन मिलेगा, लेकिन आप ऐसे गुजरेंगे तो आपको दूसरे ही कार्बन पे मिल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ये होगी नंबरिंग। इनको अमीनो कहते हैं। 5 पे अमीनो, आपने सही नंबरिंग किया तो 5 पे अमीनो। अगर आप देखेंगे 5 अमीनो के साथ एक ही है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली आता है, इसको लिखता है। फिर 4 पे आप बताओगे यहाँ पर मेथाइल हाइड्रोक्सी है, तो आप बताओगे यहाँ CH2 के साथ ही है, तो आप बताओगे 4 पे हाइड्रोक्सी मेथाइल बोला जाएगा। फिर दूसरे पे क्या है, नाइट्रो, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले नंबरिंग तो कर लिया, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। फिर उसके बाद बेंजीन, और यहाँ पर CH2, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका लिख देते हैं, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट। अगर आप देखें यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है, उस पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और उसके बाद वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स, अब डबल बॉन्ड्स भी 2 जगह देखने को मिलते हैं। देखो आपको क्या करना है, ये साइक्लिक कंपाउंड, मैंने कहा कि पहले यहाँ पर जो जुड़े हुए लोग हैं आप इनको देखो। आप जब इनको देखते हैं तो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, हेलोजन हो जाए, ठीक है, NO2 ग्रुप हो जाए, एल्काइल ग्रुप हो जाए, और एल्कॉक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, ये सब के सब ऑलवेज क्या हो जाता है कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, एक प्रीफिक्स की तरह ही यूज करते हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जब नाम लिखते हैं, ठीक। तो अब सवाल आता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे। और मैंने आपको बताया है जब डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हों तो याद रखना, अगर वहाँ पर साइड चेन है, ये साइड चेन की तरह प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, तो हम किसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं, डबल बॉन्ड्स को देते हैं। अब हमारा इनको टारगेट नहीं, हमारा टारगेट ये होगा कि नंबरिंग हम ऐसे करें जिससे डबल बॉन्ड आपको जल्दी जल्दी मिले, मिनिमम पोजीशन पे मिले, और 2 डबल बॉन्ड है, और ऐसे नंबरिंग करना है कि दोनों डबल बॉन्ड जल्दी जल्दी आए। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड को दूसरे कार्बन पे पहली बार दिखा रहा है, बताओगे ये गलत है। अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप बताओगे चलो अच्छी बात है, डबल बॉन्ड को पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो पहला डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है, दूसरा आ रहा है चौथे पे, हमने कहा अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, पहला डबल बॉन्ड आ रहा है आपका कहाँ पर, पहले पे, ठीक है, और दूसरा आ रहा है तीसरे पे। देखो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो 1 और 4 पे दे रहे हैं, वो कह रहा है हम उनसे कम में दे रहे हैं, तो ये भी इनके टक्कर में नहीं रहे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है ये रहा पहले पे, ये रहा तीसरे पे। अब देखिए C और D में टक्कर चल रही है, दोनों कह रहे हैं कि 1 और 3 पे मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूँ, कह रहा है ये मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूँ। अब दोनों ही कंडीशन में पहले और दूसरे डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्वल आ रही है। तो अब सवाल आता है, अब कुछ और देखा जाए कि या दोनों तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो तीसरे पे ब्रोमीन बोलेंगे ब्रोमो, पांचवें पे फ्लोरो, और यहाँ पर बोलेंगे तो दूसरे पे ब्रोमो। तो अब देखना, अगर जब दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्वल आ रही है और मिनिमम आ रही है,
तो अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ कहाँ पर साइड चेन भी पहले आ जाता है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, अब बताओ कि पहले और तीसरे पे था, और जो आपका पहला साइड चेन या फिर प्रीफिक्स मिल रहा है वो तीसरे पे मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, ये तो आ ही रहा है, लेकिन आपको दूसरे पे ही आपको प्रीफिक्स मिल जाता है। बताओगे इससे अच्छी कोई नंबरिंग है नहीं, तो आप बताओगे सी को कैंसिल करो, डी के साथ चलो। ठीक है, आया समझ में? तो कैसे नंबरिंग करना था, चलो ये वाला देखते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें अगर देखा जाए अल्कोहल लगा है और ये कीटोनिक ग्रुप लगा है। दो लोग इधर के थे, हमने कहा दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा है। और आपको पता है कि अगर इसमें हम चलते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर, मैंने कहा था प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा पता होना चाहिए सबको, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस वो तो ये मान के एकदम आना ही चाहिए, जितना एनसीईआरटी में दिया कम से कम उतना आपको आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, तो कीटोन पहले आता है, तो नंबर 1 यही लेके जाएंगे। अब क्या होगा, जब आपने एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप था, उसमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लिया, इसके बाद बचे हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे जो भी होंगे, जैसे अल्कोहल है, क्लोरीन होता है कुछ, वो सब के सब साइड चेन हो जाएंगे। तो अब अगर आपने इसको 1 कह दिया, अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए? अब आपके पास दो चीज़ें हैं पकड़ने को, डबल बॉन्ड को पहले पकड़ा जाए कि पहले इस प्रीफिक्स को पकड़ा जाए। देखो, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो इन्हीं को पकड़ना पड़ता। अब सवाल आता है, बताओ ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है भाई, इसको इज्जत दो, इसको पहले पकड़ लो, क्योंकि इसके जस्ट बाद इसको पकड़ो। लेकिन नहीं, आपने जब इनको फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो ये एकदम प्रीफिक्स की तरह हो, जैसे अगर क्लोरीन होता ना, वैसे इनकी वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप का आपने पकड़ लिया, तब ये एक साइड चेन की तरह काम करेंगे। तो अब हमारा टारगेट होगा नंबरिंग ऐसे करो जिससे डबल बॉन्ड भी पहले आ जाए। अब इनको प्रायोरिटी नहीं देनी, प्रायोरिटी इनको दे दिया तो इनकी इज्जत खत्म। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखना है, तो 1 के बाद 2, इसके बाद 3, ये 4, ये 5, और आपने सही नंबरिंग कर दिया तो नाम तो आ ही जाएगा। 4 पे हाइड्रोक्सी, अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और अगर इस हिसाब से अगर हम आते हैं, एक मिनट, यहाँ पर 2 3 हाइड्रोक्सी 4 इन, यहाँ पर 5 कीटो 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर नंबरिंग मिसिंग कर दी है ना मैंने, तभी तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, नंबरिंग ऐसे ही होगा। ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, ये 4, यहाँ पर मैंने इसको छोड़कर 4 लिख दिया था, 5 एंड 6। ठीक है, आपने नंबरिंग सही कर दिया। अब आपको बताएंगे, पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। 5 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। 5 पे हाइड्रोक्सी और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 3 पे बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये इनको साइड चेन बना रहे हैं, कीटो, आपको बताया प्रायोरिटी ऑर्डर में आ गया, कैंसिल हो गया, बस ये क्या हो जाए 5 हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लो हेक्स, हेक्स के तीसरे कार्बन पे कौन है, इन, और मेन क्या है यहाँ पर, ओ, ऐसे हो जाएगा। द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा? तो आपको यहाँ पर देखना है, इसको लिख सकता था सॉल्ट में आराम से COOH, लेकिन इसने लिखा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इसका मतलब कोई और थोड़ी ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे था। तो ये 1, आपको पता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सबसे बड़ी चेन, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। एक ये लोग छूटे, ये छूटे हैं और ये छूटे हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये और ये था, ये लोग नहीं थे। लेकिन अब मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स। ठीक है, अब इनका नाम लिखते हैं। तो पहले सबको पता है प्रीफिक्स को ही लिखा जाता है, तो प्रीफिक्स में ये ए से अमीनो होता है, तीसरे पे अमीनो, आपने जैसे देखा तीसरे पे अमीनो, एक ही ऑप्शन सब कैंसिल। और उसके बाद चौथे पे, क्योंकि ए के बाद सी वाले का नंबर आएगा अल्फाबेटिकली, 4 क्लोरो, 2 पे मेथाइल, फिर क्या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का इन के साथ एसिड है, तो बताओ पेंट 2 पे इन है और ओइक एसिड है, तब बताओ ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते, ये एक एमाइड है, और एमाइड का नाम लिखने का तरीका मैंने कहा था कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप होगा उसको साइड चेन की तरह लिखेंगे, और उसके बाद फिर जितने कार्बन का यहाँ पर होता है, एक जैसे 2 कार्बन, ठीक है, एल्केन प्लस उसमें ई हटा करके अमाइड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि एन पे क्या लगा है, फिनाइल, बेंजीन को हम साइड में क्या बोलते हैं, फिनाइल, एन पे फिनाइल, एन पे फिनाइल, एन पे फिनाइल, 3 में चल रहा है। फिर क्या 1 और 2, CH3COCH है ना, इसको क्या बोलेंगे, ईथ, इथेनामाइड, 1 फिनाइल इथेनामाइड। अब बताओगे ये पहला वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है मेथेनामाइड, इस तो कतई बी वाला तो छोड़ ही दो, ऑन बता रहा है, जैसा इसको कीटोन की तरह सोच के लिख रहा है, तो अब बताओगे नहीं, एन फिनाइल इथेनामाइड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड वाला है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर,
इसमें कह रहा है आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर इसमें देखते हैं पूरा नंबरिंग का ही खेल। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में आ गया, कीटोन बाद में था। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगा नंबरिंग का तरीका। ये एक लोग ये छूटे और इनको भी हम प्रीफिक्स की तरह ही लिखेंगे और एक डबल बॉन्ड। तो अब आप देखेंगे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये ऑक्सो ग्रुप हो जाता है। बहुत जगह इसको कीटो ही यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन कीटो ही यूज़ किया गया। अगर देखते हैं 5 पे फॉर्माइल कह रहा है, फॉर्माइल, इसका मतलब कहाँ से नंबरिंग करके सोचेंगे 1 2 3 4 5, नहीं ये तो कभी होगा ही नहीं। 5 पे मेथाइल 1 2, दूसरे पे मेथाइल आना चाहिए, ये भी छोड़ो। फिर आपको बताना है क्या कह रहे हैं, 3 पे कीटो 1 2 3, चलो 3 पे कीटो है। फिर 2 पे मेथाइल, ये भी अच्छे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हेग्स 1 2 3 4 5 6, सही है हेग्स। उसके बाद कह रहे हैं 5वें पे इन, बताओ 5वें पे बोलेंगे कि चौथे बोलेंगे, चौथे पे बोलेंगे, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो। अब बताओ कि यहाँ पर 3 कीटो, यहाँ पर 2 मेथाइल, ये हेग्स 4 पे क्या है, 4 पे इन है और इन का ई हटा करके वहाँ पर इनका सफिक्स क्या ऐड कर दिया, अब तो हो जाएगा इनल। ये डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम क्या होगा। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या, ये 2 बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब पता है यहाँ पर भी कार्बन है, ये चीज़ ध्यान देना। ये कार्बन है, ये तो कार्बन है ही, फिर ये कार्बन, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन सबसे बड़ी चेन। नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आ जाता है ऐसे। ये नंबरिंग का बेस्ट तरीका होगा। अब अगर यहाँ पर आते हैं, अब बताओगे तीसरे पे 2 लोग हैं, ठीक है, 2 मेथाइल और एक यहाँ पर 5वें पे, तो पहले हम साइड चेन को लिखते हैं। तो अब बताओगे 2, 2, 5, सॉरी 3, 3, 5, एक ही ऑप्शन में था। उसके बाद ट्राई मेथाइल, फिर हेग्स, हेग्स होगा और हेग्स की दूसरे 1 पोजीशन पे इन और दूसरे पे ऑल है, हेग्स 1 पे इन 2 पे ऑल, हो गया काम। सब नंबरिंग का ही। देखिए मैक्सिमम नंबरिंग सही कर दिया तो अपने आप चारों ऑप्शन में से छट जाता है। चलो ये देखते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। ये हो गया था ये वाला। चलो यहाँ पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल मेथेन, ठीक है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये कौन सा होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर हम लगाते हैं, देखो यहाँ पर सबसे मेन है कि ये क्या लग रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी अगर इसमें हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग को क्या बताता है, कह रहे सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल और विनाइल मेथेन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान देना कि क्या क्या आपको बताना चाहता है। यहाँ पर आपको विनाइलिक पोजीशन, डबली बॉन्डेड कार्बन से ये यहाँ पर ये विनाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा होगा उसको, तो उसको विनाइलिक कहते हैं। विनाइल पे क्या लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब आपको पता है 1 2 3 4, यहाँ पर ब्यूट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसी के अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरे कार्बन भी है, देखो ऐसे, इसको हम कह देंगे यहाँ पर क्या हो जाता है 1 2 3, अब 4। तो अब बताओ कि इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर हम बोलना चाहे तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं अगर दूसरे कार्बन पे 1 2 3 4। और उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं वहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर और क्या बताना चाह रहे हैं आपको, एक फिनाइल भी लगा है और एक विनाइल भी लगा है, तब जाकर के मेथेन, मतलब पेरेंट चेन आपका क्या हो जाता है वहाँ पर मेथेन, ठीक है। तो अगर मेथेन है तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कार्बन को, यहाँ पर आप इसमें आओ, ये मेथेन वाला कार्बन हो, इससे एक विनाइल लगा हुआ है, इससे एक फिनाइल लगा हुआ है, और इसी पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की बात करता है 1 2 3 4। अच्छा, दूसरे कार्बन पे ये जाकर के ये ग्रुप लग गया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला दूसरे कार्बन पे जाकर के ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे, क्योंकि इनको ही यहाँ पर माना जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल,
तो बताओगे ये हमारा यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके 1 2 3 4 दूसरे पे ये लोग जाकर के जुड़े हैं। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ही तो था, ये मिथाइल ग्रुप ही वहाँ पर था, तो और उसी मिथाइल ग्रुप का एक एच हटा करके ये जुड़े हैं, वहाँ पर एक ये जुड़ा हुआ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, ये फिर ये फिर ये फिर ये। अगर मैं इसे दिखा दूँ, यहाँ पर CH3 हुआ करता था, तो बताओगे अगर मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर इसका बना दूँ CH3, यहाँ पर आप बताओगे CH 1 2 3, और यहीं पर आपको बता रहा है कि यही वाले कार्बन पे एक PH भी जुड़ गया है, और इसी वाले कार्बन पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी जाकर के जुड़ गया है। तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर, तो बताओ कि C वाला यहाँ पर हो जाएगा। एसर्शन, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन में कह रहा है चेन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स कंटेनिंग 4 और मोर देन 4 एटम। ये बात एकदम सही कह रहा है। अगर एल्केन में आपको चेन आइसोमेरिज्म देखना है तो 4, कम से कम 4 या फिर 4 से ज्यादा आपको एल्केन चाहिए, तभी हो सकता है। ये बात सही कह रहा है। फिर कह रहे हैं ओनली एल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म, ये बात गलत है। एल्कीन में भी करवा सकते हैं, एल्काइन में भी करवा सकते हैं। तो अब बताओ क्या कि एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो हिसाब से कहेंगे एसर्शन करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। हम सी वाले को टिक कर देते हैं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहे द पेयर ऑफ गिवन कंपाउंड एग्जिबिटेड आइसोमेरिज्म। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से आइसोमेरिज्म आपको दिखाई देते हैं? देखो इसमें आपको दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं इसको देकर के CH2H आपने कहा ये तो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। जबकि यहाँ पर आपने देखा बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? फिनोल। और दोनों अलग कंपाउंड होते हैं, याद रखना। तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर होंगे। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 कंपाउंड दिए गए, पूछा इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा ना, क्योंकि ऑप्शन में आइसोमेरिज्म के ही ऑप्शन हैं। अगर आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अब हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पर होना चाहिए? तो याद रखना कि आपको याद रखना है कि आपको 5 तो दिखा, लेकिन आपको पता है फंक्शनल ग्रुप ये है, और फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन। अगर इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, और जब यहाँ पर हो जाएगा तो हम कहेंगे 1 2 3 4। तो जो पेरेंट चेन यहाँ पर बनेगा तो आपका 5 कार्बन का, यहाँ पर जो बनेगा वो 4 कार्बन। जल्दबाजी मत करना है कि आप इसको पोजीशन बता देना, पहले दूसरे कार्बन था यहाँ से नंबर तीसरे पे आ गया। नहीं भाई, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो हम उसके ऊपर नंबरिंग करते हैं और उसी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अगर वो किनारे पे है तो हम चाहेंगे वो पहले उसी से शुरुआत करें। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इसमें जाएंगे तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन, यहाँ पर 4। और अगर पेरेंट चेन बदल रही है तो हम कहेंगे कोई और नहीं, चेन आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर आप नंबरिंग नहीं करते हैं, जल्दबाजी करेंगे तो आपको लग जाएगा पोजीशन, लेकिन पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। चलो अगला देखते हैं। चलो यहाँ पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, हमको बताना इसमें कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कार्बन, एक कायरल कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आते हैं तो नंबरिंग आपको पता है, मैंने कहा जो इससे कायरल से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच कार्बन उस पर नंबरिंग करना। ऑक्सीजन है तो नंबर 1 ये लेके जाएगा, ज़्यादा है। फिर 2 इनको मिलेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन टक्कर में था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़े, तो ये ज़्यादा जाएगा और इनको 2 3 बोला जाएगा। तो अब बताओ कि 1 2 3 चलते हैं। अब बताओ कि आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और क्यों? और आर ही माना जाए क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी डैश पे है। फिर अगला अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगला अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 इनको दिया जाएगा, नंबर 2 इनको दिया जाएगा, इनके रिस्पेक्ट नंबर 3 इनको। अगर यहाँ पर आते हैं ऐसे करते हैं तो आपको कैसा दिखेगा पता है? कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी आप देख रहे हैं डैश पे ना होकर के वेज पे है, कहीं और है, तो बताओगे उसका उल्टा लगा देंगे आर। तो दोनों ही केस में हम क्या क्या लगाएंगे? आर आर। क्या लगा देंगे? आर आर कॉन्फ़िगरेशंस। चलो अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विथ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का कौन आइसोमेरिक फॉर्म होगा? आइसोमेरिक के लिए सबसे मेन चीज याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब प्रोपेनोइक एसिड को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो बताओगे CH3 CH2 COOH, ये हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर देखते हैं इसमें टोटल कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन अगर आप देखें क्योंकि एसिड का है तो जस्ट डबल होगा, 3 2 5 और 1 6 और 2 ऑक्सीजन।
ये प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब सवाल आता है कि पूछा कि क्या ये दे सकता है। आप यहाँ पर देखो 2 3 4, आप बताओगे पहले काट दो, मॉलिकुलर फॉर्मूला ही नहीं मैच कर रहे, 4 कार्बन इसमें आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, सही है। हाइड्रोजन 2 2 4 5 और 6, ये भी सही है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम देखते हैं एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, देखो मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर सेम है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है उसी के साथ हमने एक अलग कंपाउंड बना, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो बताओगे इसको हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और यहाँ पर क्या दिक्कत था, 3 4 5 6 3 9, हाइड्रोजन ही नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 2 5 2 7 और 1 8 नहीं मैच कर रहा है, तो कैंसिल कर दो, केवल बी वाला होगा। चलो आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई आर कॉन्फ़िगरेशन, चारों में से कहां पर आर कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें यहां पर देखना है। चलिए देखते हैं यहां पर अगर देखा जाए, इससे एक कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है। यहां पर इसके बाद ऑक्सीजन है, क्योंकि 6 नहीं मिल पा रहे, तो ऑक्सीजन आप बताओगे नंबर 1। फिर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, अगर पहले आइटम से नहीं तो दूसरे, इनका हाइड्रोजन, इनके पास अभी कार्बन भी है, तो बताओगे नंबर 2 इनको देना पड़ेगा, नंबर 3 इनको देना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1 2 3, तो बताओ कि ये क्या लग रहा था, ये आर लग रहा था, लेकिन क्या बताया था, लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका उल्टा टिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, एस बन रहा था, हमें आर वाले को टिक करना। ऐसे यहाँ पर देखो कार्बन 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 डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अगला नाइट्रोजन, अगला इनके पास ऑक्सीजन है, तो नंबर 1 ये ले लेगा। फिर इन दोनों में इनके पास अगला कार्बन, इनके पास नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा, तो बताओगे यहाँ पर 2 और इनको 3 करना पड़ेगा, तो 1 2 3। आप जब ऐसे चलते हो तो आपको लग रहा है ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहे, आर हो जाए, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी इसमें किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। और वो कहाँ पर है, चौथे नंबर वाला ग्रुप को लीस्ट प्रायोरिटी, हॉरिजॉन्टल पे है तो एस, ये भी ऑप्शन गया काम से। फिर यहाँ पर आता है पहला आइटम कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ऑक्सीजन नंबर 1, कार्बन कार्बन मैच कर रहा है। अगला इनका ऑक्सीजन है, इनका भी ऑक्सीजन, लेकिन इनका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इनका सिंगल बॉन्ड, जितना मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उतना उसको वैल्यू देंगे, तब बताओगे ये 2 ये 3। तो अब आते हैं 1 2 3, ये कह रहे हैं मैं तो भैया एस हूँ। फिर आपने कहा नहीं, यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो जो आए उसका उल्टा लगाना, तब बताओगे तब तो आर हो जाएगा। आप कहोगे यही तो ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। A mixture of ortho-nitrophenols and para-nitrophenols can be separated by, आपको पता है कौन सी टेक्निक से, स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एक स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है, और इसी की वजह से पैरानाइट्रोफेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, इनका कम होता है, और स्टीम वोलेटाइल होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन इसको हम सेपरेट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपको लग रही है, गलत वाले को लगाना। ठीक है, आरएफ मैंने बताया था रिटार्डेशन फैक्टर, वैल्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सही है भाई, क्रोमेटोग्राफी में पढ़े तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम अलग तरीके से देख सकते हैं, थिन लेयर में अलग देख सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में देख सकते हैं, तो उनमें फिर बताया गया हायर आरएफ वैल्यू मीन्स हायर एड्जॉर्प्शन, गलत कह रहा है, यही आपका इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि आरएफ के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई किसके द्वारा, आप बताओगे यहाँ पर हमारा जो है सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये बताया था, और आपको बताया अगर आरएफ की वैल्यू ज़्यादा आ रही, मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत दूर तक गया, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा वहाँ पर, ये तो हुआ बहुत दूर तक वो पहुंचा है। वो दूर तक पहुंचने का मतलब वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तभी तो दूर तक गया। अगर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता तो जैसे थोड़ा सा 2 कदम चलाता तो रुक जाता, इसलिए याद रखने उल्टा बोल रहा है। तो आरएफ की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है, तभी बहुत दूर तक चला गया, तो इसलिए आप बताओगे बी वाला ही यहाँ पर करेक्ट होगा, मतलब जो इनकरेक्ट था बी वाला। फिर आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड इन द कंपाउंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको याद है Cu2O, क्या बताया था, Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते थे। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते थे तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता था, और अगर बात करते हैं तो उसमें वाटर को, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता था, तो ये तरीका था उसका, तो हम कहेंगे यहाँ पर बी। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर,
129, अगर 129 में हम आते हैं, बताया गया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू ड्यूमास मेथड एंड वाज फाउंड टू इवॉल्व 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल H2O एंड 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जब उसको हम क्या करते हैं ड्यूमास मेथड से वहाँ पर प्रोसेस कराते हैं, तो उसमें कहा गया कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर बताओ 4 मोल वाटर, 4 मोल H2O मिलता है और प्लस 1 मोल NO2 मिलता है। पूछा कि वो क्या हो सकता है। आपको बताया यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम यहाँ पर निकालते हैं, इनको कंबर्शन कराते हैं, तो जितना कार्बन होगा उतने का ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन होना चाहिए। और मेरे पास वाटर कितना बनेगा, हाइड्रोजन जितना होगा उसका आधा वाटर बनता है। तो बताओगे यहाँ पर क्या बताओगे 4 मोल बना है, ठीक है, जितना था उसका आधा बना, मतलब इसका मतलब 8 है। और नाइट्रोजन 1 मोल बना है, N2 मतलब नाइट्रोजन 2 रहा होगा। तो बताओगे C6H8N2 होना चाहिए, C6H8NO2 फोर्थ वाला हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं कैरियस मेथड, जिससे हम एस्टिमेट करने वाले हैं यहाँ पर हैलोजन की परसेंटेज। कैरियस मेथड इज एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज, याद है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ Br। मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट किसका, Br का अपान मॉलिकुलर वेट किसका, जिससे हम प्राप्त करते हैं, किसे प्राप्त करते हैं AgBr, क्योंकि 1 kg Br में 1 Br पाया जा रहा है। तो इनके एक एटॉमिक मॉलिकुलर वेट के बराबर उतना Br पाया जाए जितना इसका होता है वहाँ पर एटॉमिक वेट। तब बताओगे फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ AgBr, या फिर जो भी हैलोजन होगा, Br है, क्लोरीन होता है Cl रखते हैं यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl AgCl। उसके बाद आप कहेंगे मास ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यही तो फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ Br जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई एटॉमिक वेट ब्रोमीन का दिया है साफ साफ 80। फिर आपको बताए AgBr 80 प्लस 108 बताओ 188। दोनों का मास मिलीग्राम में दिया तो कोई बात नहीं, का मास ग्राम मिलीग्राम होता तो कन्वर्ट कर दे। तो बताओ कि यहाँ पर मास किसका है, ये ऊपर जो लिखा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जो है 141 AgBr। हम AgBr का 141 अपान 250 रख दिया इंटू 100। बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे 23.99 के आसपास आएगा। तब बताओगे राउंड फिगर के 24 इतना जाता है। तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाता है। बस फॉर्मूला रख करके कैलकुलेट करना था। चलिए अब 131 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए सल्फर एस्टिमेटेड इतना 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। देखो यहाँ पर भी सेम वैसे लगाएंगे क्योंकि BaSO4 के अंदर ही पाया जाता है सल्फर। एक BaSO4 इतना, अब पता है इसका मॉलिकुलर वेट 233 है। 233 में इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 32। तो आप यही बताओगे परसेंटेज की आप बात करोगे आप सल्फर का, तो बताओगे यहाँ पर एटॉमिक वेट सल्फर का अपान मॉलिकुलर वेट जिससे प्राप्त कर BaSO4 का इंटू फिर से अब बताओगे यहाँ पर मास ऑफ BaSO4 अपान फिर यहाँ पर आएगा मास ऑफ किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100। बस ऐसे कर लेना, बस वैल्यू रख के कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 131 की अगर हम लोग बात करते हैं सल्फर, तो 32/233 मास BaSO4 का क्वेश्चन में कौन सा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये 0.4813 अपान 0.157 इंटू 100 करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना तो इसमें आ जाता है ये 42 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है। ये आपको खुद कैलकुलेट करना यहाँ पर। ये चलो रिएक्शन मैकेनिज्म से बेस्ड जो सेक्शन सी के क्वेश्चन इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। Among the following compound, the correct order of electrophilic substitution reaction is।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था पहले, ये कॉन्सेप्ट कभी भी आए तुरंत ये लाइन जरूर लिखना। अब बताओ कि प्लस एम प्लस आई ग्रुप सपोर्ट करता है और माइनस एम और माइनस आई वाला नहीं चाहता है जो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर के बेंजीन रिंग से जुड़ना चाहता है। और वो क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि उसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। और कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? जितनी ज़्यादा रिंग पे, जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा तेजी से वहाँ पर जाकर के जुड़ेगा। और कौन बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? कौन घटाता है? प्लस एम प्लस आई वाले बढ़ाते हैं, माइनस एम माइनस वाले घटाएंगे। बस आपको यही देखना है। अब जो इनका देखो मेन मेजर इफेक्ट होगा उसे भी देखते हैं। इनका प्लस एम डोमिनेट करता है यहाँ पर, ये भी प्लस एम ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो मेन इनका होता है उसको, क्लोरीन की बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन में माइनस आई प्लस एम लगता है, लेकिन आपको पता है माइनस आई डोमिनेट करता है, तो इनके लिए हम जो डोमिनेटिंग फैक्टर उसी से ही देखेंगे, और ये आपका प्लस एम में देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि अगर हम बात करते हैं दो जगह बढ़ेगा दो जगह घटेगा, और दो जगह में से कहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा? भाई जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आ गया है, आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते थे, ये ज़्यादा करेगा तो क्यू ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? पी का। देखो दोनों ऑप्शन पी, उसका इन दोनों में ये भी घटाएगा, लेकिन आपको पता है प्लस, यहाँ पर प्लस एम क्यों लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एम है ना, माइनस एम। तो माइनस एम में क्या हो जाता है? ये आगे पाया जाता है, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, इनकी पावर कम है। ठीक है, तो ये ज़्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा, तो पहले जो कम घटाएगा उसकी तरफ आएंगे। तो आर बताओगे, फिर ऐसा बताओ कि यहाँ पर था क्यू पी, पहले बताओ क्यू फिर पी फिर आर फिर एस, तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर क्या बोलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन जिसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा अल्फा एच मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर नियोपेंटाइल की बात करते हैं तो आप इनको ऐसे बना सकते हैं। देखो ये हुआ, यहाँ पर ये, तो 1 2, अब बताओगे यहाँ पर ये 1 2 3 4 बार नियोपेंटाइल, लेकिन कार्बोकेटायन यहाँ पर आएगा, इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं। और टर्सरी ब्यूटाइल की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल इसको कहते हैं। अब किसी कार्बोकेटायन के पास इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? 9 अल्फा एच है। ठीक है, तो बताओगे ये सबसे ज़्यादा टर्सरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बताओगे सेकंड वाले हो जाएगा। इससे ज़्यादा और 9 से ज़्यादा और कहाँ मिलेगा कार्बोकेटायन में अल्फा एच? सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा मेथॉक्सीफिनॉल। फिनॉल मोर एसिडिक गलत बोल रहा है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है, ये रहा फिनॉल, और अगला जो आपसे कह रहा है मेटा पे मेथॉक्सी। एक चीज़ याद रखना, मेटा पोजीशन पे लगाया, और मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट काम करता नहीं। और ओ आर के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव में माइनस है। हाँ, ऑर्थो पैरा पर लगा होता तो बात अलग थी, वहाँ पर प्लस एम डोमिनेट करता, डिक्रीज करता। लेकिन आपको बताया है कि इन्होंने कहा ये ज़्यादा होता है, ये कम। आप साफ साफ कहेंगे ये बात गलत बोली जा रही है, क्योंकि नियम के हिसाब से ये ज़्यादा होना चाहिए, मेटा मेथॉक्सीफिनॉल ज़्यादा होगा फिनॉल से। तो पहली लाइन आप बताओगे ये गलत है, असर्शन आपने गलत ठहरा दिया। फिर आप बताओगे OCH3 सो प्लस आई इफेक्ट, आप बताओगे ये भी गलत कह रहे हैं। OCH3 क्या हो जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस रखता है, हाँ मीजोमेरिक में प्लस में आता था। तो बताओगे इस हिसाब से बताओगे भाई दोनों लाइनें गलत हैं, तो हम डी वाले को टिक करते हैं। चलो तो नीट का क्वेश्चन है पुराना। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? पीवाईक्यूज में ये मिला था हम लोग को। यहाँ पर मैंने कहा देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात चली, ये माइनस एम ग्रुप है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा का पूरा यहाँ पर आपको sp3 एडिशन मिल रहा है, तब ये रेजोनेंस तो दिख नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट तो नहीं दिखेगा, एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर डोमिनेटिंग से माइनस आई से देखते हैं, माइनस आई। और यहाँ पर जो इन्होंने इंटरमीडिएट बनाया ना, वो क्या बनाया? कार्बोकेटाइन। और सबको बताया अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो प्लस आई के डायरेक्टली, जबकि माइनस आई की नोट्स लिख, और यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा है। अब अगर हम देखें, और आपको मैंने बताया था इंडक्टिव डिस्टेंस गवर्निंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर उससे एक कार्बन छोड़ने के बाद ये माइनस आई ग्रुप लगा, यहाँ पर तो उसी पे ही जाके लग गया, क्योंकि ये घटाएगा तो जितना करीब में होगा उतना घटाएगा। यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यहाँ पर है ये कार्बन, 2 कार्बन, 3, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इसकी पावर सबसे कम यहाँ पर लगेगी। तो इन सब की तुलना में अगर हम बात करते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि घटेगा सब जगह, लेकिन इन सब में आपको कम घटता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो भाई जब इन सबसे कंपेयर करेंगे ये ज़्यादा ही दिखेगा आपको उनसे, तो आपका सी वाला होगा, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। 136 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल।
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब आपसे कह रहा है ये, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। और आप क्या बताएंगे? सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मानते हैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ऑर्थो वाला कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन किससे कम हो जाता है? पैरा से कम होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि सबसे कम हो जाएगा, वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबसे मेटा से भी और फिनॉल से भी कम हो जाएगा, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा कम होता है। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि आपका ऑर्थो वाला ज्यादा होगा मेटा वाले, हाँ पैरा वाले से कम हो जाता है। तो वही इन्होंने कहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक ये देन मेटा। बताओ ये लाइन सही है? फिर आगे क्या बोलता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज अ मोर माइनस आई इफेक्ट देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। कह रहे हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर हम आते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, एम और आई दोनों लग रहे हैं। और हाँ ये तो बात तो सही है कि यहाँ पर माइनस आई क्योंकि इसके ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा लगेगा, मेटा में कम लग जाए, ये भी लाइन सही है, दोनों लाइन सही। लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक क्यों हो जाता है इनसे, अगर इस पर हम चर्चा करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कम, उसकी पावर कम होती है। यहाँ पर ये इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, एम इफेक्ट। ये अपने एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पर एसिडिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि मीजो एम इफेक्ट यहाँ पर मेटा पोजीशन पे, अगर मेटा पे हम लगाते हैं, मेटा पे NO2, अगर मेटा पे NO2 लगाते हैं तो यहाँ पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो वो डोमिनेट कर रहा था। हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट्स इनको नहीं एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आई माइनस एम देता था। हम कहेंगे अगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात आती तो कहता है कि ऑर्थो पर क्या हो जाता है, इंडक्टिव के साथ साथ पावरफुल मीजोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, मेटा वाले से ज्यादा। तब करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि आई से ही बात कर रहे हैं कि ऑर्थो पर ज्यादा लगता है, मेटा से उनके बात ये भी सही है, लेकिन हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो उसको नहीं टिक करेंगे। तो इसलिए कहेंगे बोथ असर्शन रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। The ascending order of stability of carbanion, the ascending order of stability of carbanion, यहाँ पर बताइए CH3 माइनस CH5 CH2 माइनस CH3 का होल टू है CH माइनस, एंड आपका यहाँ पर बताया गया है ये CH2 माइनस CH2 CH। आपसे पूछा कि एनायन ही तो है। सबसे पहले एनायन में मैंने कहा था हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। आपको पता है बेंजाइल कार्बे एनायन है, उसके बाद एलाइल है ना, एलाइल देखो अल्फा है। तो सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए? बेंजाइल वाला, मतलब कि ये कौन है, क्यू। किसको? यहाँ क्यू पे तो चल रहा है ऑप्शन, और क्यू को इन्होंने कम किया, इनको साइड में रखो। फिर क्यू के बाद एस का नंबर आना चाहिए, ये दोनों टक्कर में चल रहे हैं। एस के बाद याद रखना ये कौन है, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है ना, ये प्लस आई लगा दिया यहाँ पर। अब बताओगे कुछ नहीं लगाया, बस यहाँ पर। तो बताओगे दो प्लस आई ग्रुप जाकर के इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे ही तो। अब बताओगे इसका मतलब किसका नंबर आना, पी, पी का फिर आर आना चाहिए। अब बताओगे बी वाला करेक्ट होगा। सबका सब कुछ आपको पढ़ाया गया, एक एक चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ाई गई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्लास में। 138 में आपको कहता है एमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द वन विच इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन ऐसा है जो एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है? देखो यहाँ पर आप देखो, इस वाले में इस कार्बन पे माइनस चार्ज दिया, आपको पता है इस माइनस चार्ज के अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर अगर ये चाहे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, और फिर प्लस माइनस बॉन्ड बना करके यहाँ पर जा सकते थे। और ऐसे भी यहाँ पर चाहते थे यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर प्लस करके बॉन्ड बना सकते थे। अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखा जाए, इसी चीज़ को रिपीट किया, यहाँ पर ऐसे माइनस प्लस करके माइनस यहाँ पर दे दिया और इनके बीच में बॉन्ड बनाया। और इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, वो ये वाला देखा, यहाँ से प्लस ये वाला बॉन्ड तोड़ता, माइनस प्लस यहाँ पर, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये यहाँ पर नहीं जा सकता, माइनस चार्ज वहाँ पर जा ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई बॉन्ड बना ले फिर यहाँ पर माइनस चार्ज आए। तब बताओगे ये कोई रेजोनेंस की वजह वहाँ पर माइनस चार्ज नहीं भागेगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा इस ऑक्सीजन में से तो भले, जैसे कि इसमें और इसमें दिखाएगा, लेकिन उसमें वो कार्बन पे भेज दिए, तो बताओगे ये सबसे ज़्यादा गलत है। तब बताओगे हम फोर्थ वाले को लगाएंगे। चलो यहाँ पर आपसे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग कार्बो कैटायन, ठीक है, कंसीडर करो भाई। बताइएगा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इसमें 3 माइनस आई ग्रुप लगे ना, 3 माइनस आई ग्रुप। यहाँ पर इस कार्बो कैटायन से आप देख रहे हैं 2 माइनस आई ग्रुप लगे।
यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप लगा है और यहाँ पर CH3 प्लस ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं तो हम सबको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब बताओ कि प्लस आई के डायरेक्टली होता है जबकि माइनस आई के इनवर्सली। तो मिला जुला के सब जगह माइनस आई तो लगे, तो सबसे सब जगह घटेगा। तो सबसे कम यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। अब बताओ कि फोर्थ सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन में, इसमें और इसमें, इनको कैंसिल करो। फिर उसके बाद किसका आना चाहिए, एक लोग घटा रहे, दो लोग घटा रहे, तीन लोग। अब बताओ कि यहाँ पर फिर चौथे के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, चौथे के बाद तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब बताओ कि बी वाला करेक्ट होगा। चलो यहाँ पर फिर से स्टेबिलिटी आ गई ना। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लगाना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो अगर आप यहाँ पर इसको देखें, अगर मैं ऐसे आपको ऐसे बना दूं जल्दी जल्दी, ये कार्बन प्लस चार्ज लेके बैठा है, फिर यहाँ पर CH2, Me का मतलब CH3 होता है, ठीक है जी। अगर मैं इनको यहीं पर बनाऊँ, ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इससे CH2 जुड़ा है, फिर इससे एक CH2 जुड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, CH प्लस है, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग एक और जुड़ी, ऐसे। फिर अगले में आते हैं यहाँ पर, ये कार्बन है, देख रहे CH वाला, इस पे एक दो बेंजीन रिंग जुड़े हैं ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर एक ये उसके बाद यहाँ पर CH प्लस, यहाँ पर CH3, ऐसे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन है CH2 जो लेके बैठे हैं प्लस, और इनसे जुड़ा है ये कार्बन, इस कार्बन के पास है मेथाइल, और इसी पे जुड़े हुए हैं दो बेंजीन रिंग, ठीक ऐसे है। अब आते हैं, हमें पता है रेजोनेंस अगर कहीं पर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस अल्फा पे पूरा का पूरा रेजोनेंस होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन की तरह, और यहाँ से दो अल्फा H मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही होगा, रेजोनेंस प्लस दो अल्फा H। लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और लगा, बेंजीन रिंग डायरेक्टली जुड़ा होता तो फायदे की बात थी, नहीं तो आपको पता है यहाँ पर बेंजीन रिंग को मैंने कहा था एक माइनस आई ग्रुप है। तो इन दोनों के अगर टक्कर में आते हैं तो रेजोनेंस बेंजाइल बेंजाइल दो अल्फा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग है, जिसकी वजह से आपको पता है वो क्या करेगा, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो घटाएगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग दिख रही ना, यहाँ पर दिख रही, हाँ 3 और 1 4 मिल रहा है, 4 अल्फा H यहाँ पर हमें मिला जुला के मिल रहा है। यहाँ पर आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कोई बेंजीन रिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये माइनस आई की तरह काम करके इसको घटाएंगे, ठीक है। जब रेजोनेंस नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस आई की तरह काम करेगा। और दूसरा क्या हो जाता है, क्या बताओ कि अल्फा H एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हम किसको मानेंगे, फर्स्ट वाले को मानेंगे, रेजोनेंस प्लस आप बताओगे यहाँ पर 2 अल्फा H, और कोई भी अलग से कोई घटाने वाला नहीं है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाला क्यों उसके बाद नंबर है, क्योंकि वहां पर एक साइड तो रेजोनेंस मिल ही रहा है, यहाँ पर किसी साइड से रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, बस 4 अल्फा H मिल रहा है। यहाँ पर कहीं से ना रेजोनेंस मिल रहा है ना तो आपको कोई अल्फा H मिल रहा है, तो बताओगे भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। आपसे कह रहे आइसोब्यूटाइलिन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी इसकी। आइसोब्यूटाइलिन की अगर बात करते हैं तो दूसरे कार्बन पे ब्यूटाइलिन कहा गया, आइसोब्यूटाइल नहीं बोला गया। अब बताओगे यहाँ पर CH3, अगर इसका कॉमन नेम लगा है आइसोब्यूटाइलिन, क्योंकि 4 कार्बन है, दूसरे कार्बन में मिथाइल है तो ब्यूटाइल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं बेस्ट एक्सप्लेन बाय एल्केन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने कहा था अल्फा H देखा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आ जाता है। तो बताओगे यहाँ पर 6 अल्फा H है, तो इसको अगर कोई बढ़ा रहा है तो एक ही रास्ता है वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो अगला बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स निक्लोफाइल। अगर कोई निक्लोफाइल यहाँ पर आएगा तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा। तो मैंने आपको बताया, देखो आगे हम लोग एल्केन हेलोरेंस पढ़ते हैं तो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बताएंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बताओगे माइनस यहाँ पर प्लस, क्योंकि निक्लोफाइल को क्या चाहिए पता है, निक्लोफाइल को चाहिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटर,
न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए यहाँ पर, कोई यहाँ पर पॉजिटिव जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर अच्छे से अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे टूटेगा माइनस, यहाँ पर प्लस, आसानी से प्लस बनेगा, कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन ये कौन है आपको पता है? इसके बारे में जब हेलो एल्केन हेलो एरेंस पढ़ेंगे तो 4 रीजन आपको बताता है कि आखिर क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो जब आएगा बताऊंगा। अभी के लिए याद रखना कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम चाहते हैं यहाँ से इसको बॉन्ड को तोड़ करके माइनस यहाँ पर प्लस चार्ज लाए, प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, और ये क्या हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो वैसे भी आगे चल के आप देखेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही वहाँ पर कभी रिंग पे अटैक न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, नहीं तो रिंग पे केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल ही मेनली अटैक करते हैं। तो बताओगे डी वाला लगाएंगे। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान देना है, आगे चल के आगे मिलेगा, यहाँ पर इसे रखा गया क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मोनोनाइट्रेशन। याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है, नाइट्रेशन जब आगे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर आगे आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें लेके चलना पड़ता है, H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, याद आया? अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, तो यहाँ पर याद आता है। और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये तो जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पैरा पर। लेकिन आपको पता है H2SO4 क्या करता है, वो H+ रिलीज करता है, इनको भी देगा और इनको भी देगा। ये H+ जाकर के इनसे जुड़ जाएगा, और इनसे जुड़ने के बाद आप बताओगे ये H+ अगर पकड़ लिया यहाँ पर, तो ये NH2 ने NH3+ बन जाएगा, और NH3+ क्या हो जाएगा आप बताओगे, एक -M ग्रुप हो जाता है, जो कि क्या हो जाएगा बताओगे, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। और ऐसा ना ये कर पाते ना वो कर पाते। तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट, इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो एनिलीन में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अभी के लिए जितना बताया इतना आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पर बताओगे अगर एनिलीन में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराने के हमें 2 लोग चाहिए, दोनों एसिड होते हैं H2SO4 HNO3, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं ये एसिड और ये बेस बन जाते हैं। तो आगे क्या होगा बताऊंगा। अभी के लिए आप बताओगे यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, H+ रिलीज होगा, वो HNO3 भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ के ये बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से उसकी कुछ मात्रा यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 47% के आसपास वो मेटा प्रोडक्ट भी देने लगता है। तो एनिलीन यहाँ पर था। चलो आते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये साइक्लिक था, साइक्लोप्रोपीन था, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर देख रहे हैं एलाइलिक पोजिशन है, 6 अल्फा H है, यहाँ पर तो बिनाइलिक प्लस 3 अल्फा H है। तो याद रखें सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हकल रूल के हिसाब से हम इसको देखें, यहाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 बराबर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन को रखेंगे 2, तो n की वैल्यू आएगी 0, जिसकी वजह से आप बताओगे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और सबको पता है एक एरोमेटिक कंपाउंड और किसी नॉन एरोमेटिक्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता था। हम इसीलिए इसको स्टेबल करते हैं। यहाँ पर सब ज़्यादा ये हो जाएगा ए वाला। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आपको दिए गए कार्बोकेटाइन्स को देखना है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूछता क्या है, सीक्वेंस द स्टेबिलिटी आपको बतानी। देखो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाता है। अब बताओ कि इसके पास इतना तो आपको पता है 2 CH3 लगे तो यहाँ पर 6 अल्फा H आएगा, यहाँ पर 3 अल्फा H आएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पर 9 अल्फा H आएगा। तो याद आया कुछ? वैसे तो रेजोनेंस की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है कि कार्बोएनाइन में बेंजाइल वाला ज़्यादा, फ्री रेडिकल में बेंजाइल वाला ज़्यादा, लेकिन कार्बोकेटाइन के केस में मैंने कहा था टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन 9 अल्फा H तो रख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगा, साथ साथ एल्काइल ग्रुप है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, प्लस एम इफेक्ट, ये डोमिनेट कर जाता है बेंजाइल के ऊपर। इसलिए सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 4 के बाद 3rd। अब इन दोनों में यहाँ पर अब बताओ इसमें 6 है, यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, फिर सेकेंड। इसमें हम ए वाले को टिक करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या बताना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर दिया गया, यहाँ पर कुछ नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। इन द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन H/HCl इज द मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। कह रहे इस पॉजिटिव चार्ज पे हमें H या फिर CH3 कोई एक चीज मूव करानी है, तो किस कार्बन का हाइड्रोजन या फिर मेथाइल ग्रुप वहां पर जा सकता है? ऑप्शन कह रहे मेथाइलेट 4 कार्बन, कह रहे चौथे कार्बन का मेथाइल ग्रुप यहाँ पर जा सकता है, ऐसे इस कार्बन का मेथाइल ग्रुप को भी यहाँ पर भेज दे और प्लस यहाँ पर आ जाए। ये अगला कह रहे हैं H at 4 कार्बन, चौथे कार्बन का H यहाँ पर भेज करके प्लस चार्ज यहाँ पर भेज दें,
कह रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन का मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भेज दे। फिर कह रहे HC2 कार्बन। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब क्या होना चाहिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप यहाँ पर कोई ग्रुप भेजेंगे तो ये चार्ज वहाँ पर चला जाएगा, दूसरे कार्बन से आपने इसको भेजा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब इस कहाँ पर जाएगा, हर कोई वहीं पर जाना पसंद करता है जहाँ पर अपने आप को स्टेबल देखता है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा बताऊँ, अगर मैं इसको भेज देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको बताया, यहाँ पर माइनस के रूप में टूटेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, मतलब, और आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस आएगा क्योंकि हाइड्राइड के रूप में जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इस प्लस को यहाँ पर ये जो हो जाता है प्लस आई ग्रुप बढ़ाएगा और अल्फा एच ग्रुप मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन याद है, लोन पेयर्स टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो अल्फा H3 मिल जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप भी होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के जस्ट बगल में आया है तो इसको कोऑर्डिनेट करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो बताओ कि दूसरे वाले का H सबसे सही होगा, ठीक है। तो बताओगे फोर्थ वाला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें सबसे मेन ये जो ऑक्सीजन की वजह से इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, मतलब दूसरे कार्बन का H। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपसे बोल रहे हैं। ऐसे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, डीएक्टिवेटिंग रिंग्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। बताओगे बात तो पहले ऑप्शन में से कर, क्योंकि एक माइनस एम है, माइनस एम क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, घटा देता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देगा। और जो भी ऑर्थो पैरा पर या फिर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं उसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग कर रहा है क्या यहाँ पर, रिंग का, किसके खिलाफ, यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अच्छे से नहीं पता, पहले ऑप्शन सही है। और पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, एक्टिवेट गलत क्योंकि डीएक्टिवेट है, रेंडर द रिंग बेसिक ऐसा नहीं होता वहां पर। फिर बताया गया है डीएक्टिवेटिंग रिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है तो न्यूक्लियोफाइल करीब आता है। तो आप बताओगे सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला है, तो हम यहाँ पर किसको लगा देंगे, ए वाले को टिक करते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसको समझो। देखो 4 स्ट्रक्चर आपको दिया गया, सब में CH2NN 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 CH2NN, एटम का कोई मूवमेंट थोड़ी नहीं होता रेजोनेंस में, केवल वहाँ पर बॉन्ड्स का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। आपको मैंने कहा था जब भी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिया जाना तो पहला सबसे बेसिक कदम उठा लेना, सबके बॉन्ड गिन लेना जो दिखाई दे रहा है, जिसके बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 1 2 3 जो दिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3, तो इन दोनों में 4 पाया जा रहा है, इसमें 2 3 पाया जा रहा है। तो ये दोनों, इसका मतलब 100%, ये हमेशा याद रखना, ये अप्लाई करना, पहले सबसे पहला कदम ये उठाना आप, तो ये दोनों ज़्यादा होंगे इन दोनों से। अब सवाल आता है इन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, भाई फिर से सवाल, इन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप देखो कि इसमें चार्ज को अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और नाइट्रोजन कार्बन से तुलना में ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन को माइनस चाहिए था, कार्बन को प्लस चाहिए था, अगर चाहिए था तो, लेकिन आप देख रहे हैं कार्बन एक लेस, इनकी तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी नेगेटिव चार्ज रख रहा है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में ही नाइट्रोजन के ऊपर है। अब नेगेटिव चार्ज को देखते हैं तो मैंने हमेशा से कहा नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर कार्बन को दे दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन को दे दिया, तब बताओ इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज दोनों में ही तो कॉमन दिख रहा है, तो इससे हम नहीं करेंगे, हम नेगेटिव चार्ज को देखेंगे, कार्बन पे दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन, कहीं ये ज़्यादा, तो आप बताइए फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा थर्ड से, क्योंकि इन्हीं दोनों में टक्कर था, दोनों में बॉन्ड ज़्यादा, तो फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा थर्ड से। आपका तो ऑप्शन क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तब बताओगे थर्ड वाला, सेकंड वाला ज़्यादा, फिर फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, लेस के ऊपर पॉजिटिव, जबकि चौथे में उल्टा किया गया। अब तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाते समय आपको बताया था कि ऐसे आपको वो करना है, पहले बॉन्ड काउंट कर लेना, छट जाएंगे दो लोग ज़्यादा, 2 लोग कम, जैसे भी रहेंगे, फिर अब उसमें से ज़्यादा वाले में कंपेयर कर लेना, कम वाले में कंपेयर कर लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी कार्बोनियम, आपको होता है कार्बोकेटायन, कार्बोनियम नाम एक ही चीज होता है, कार्बोकेटायन बोल दे तब भी ठीक है, दूसरा नाम उसका कार्बोनियम आयन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजाइल के साथ साथ आपको बताया क्या लगता है, इसके पैरा पोजिशन, यहाँ पर पी लिखा है, इसका मतलब पैरा पोजिशन पे क्या हो जाता है, यहाँ पर OCH3 मतलब एक प्लस M ग्रुप लगा है, और पैरा पर पी का मतलब पैरा पर क्या लगा, ये बेंजीन रिंग है,
इस पे पहले कार्बन पे ये लगा है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर NO2 जो कि -M ग्रुप है। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये लगे और इसकी पैरा पी का मतलब पैरा पोजीशन पे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक +M ग्रुप लगा है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव का मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? +M। अब यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है +M में ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये ज़्यादा बढ़ाएगा तो बताओगे सेकंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? यहाँ पर 4। किसका नंबर आएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर भी +M 4 आ जाएगा, दोनों भी टक्कर में चल रहा है। देखो ये वाला तो -M होकर के घटाएगा, ये कह रहा है ना बढ़ रहा है ना घट रहा था, कहेंगे पहले इन्हीं को लगाओ, तो फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा? थर्ड। सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इन सब में? देखो कार्बोकेटाइन सब में है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसका मतलब आपको पता है यहाँ पर CH3 ये तो हो जाता है मिथाइल ग्रुप। अब बताओगे 6 अल्फा H प्लस यहाँ पर देखो वो वाला कॉन्जुगेशन कौन सा? लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये कहीं पर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, अल्फा वाले से भी ज़्यादा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक बॉन्ड के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पर प्लस कॉन्जुगेशन अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर 2 अल्फा H, यहाँ पर 3, आप बताओ कि 2 और 3, क्योंकि इसका मतलब मिथाइल है, 3 to 5 अल्फा H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 अल्फा H और यहाँ पर ऐसा लोन पेयर, ठीक है जी। तो बताओ कि ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और प्लस यहाँ पर 3, अब बताओ कि 3 अल्फा H प्लस लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। फिर यहाँ पर आते हैं, अब बताओ कि ये केवल 2 अल्फा H मिलेगा और कुछ नहीं। तो अगर देखें तो लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन थर्ड में और फर्स्ट में पाया जाता है, यही सबसे आगे होगा। अब इन दोनों में से कह रहे हैं कि भाई हम भी वही दे रहे हैं, ये भी, लेकिन कह रहे हैं मैं साथ साथ अल्फा H भी तो बढ़ा के दे रहा हूँ 6, तो कहा गया हाँ तब तो पहला सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए? थर्ड का। फिर इन दोनों में देखो कॉन्जुगेशन किसी में नहीं यहाँ पर, लेकिन 5 अल्फा H वहाँ पर 2 है, तो बताओगे सेकेंड फिर फोर्थ, डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पर? अगर इसको हम देखें, देखो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर अगर देखते हैं किसी कार्बन पे है तो अल्फा पे आपको क्या मिल रहा है? पाई बॉन्ड मिल रहा है, अच्छी बात है, रेजोनेंस में जाए। यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये CH3 मतलब यहाँ पर CH2 प्लस है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके साथ कॉन्जुगेशन में, फिर यहाँ पर डबल सिंगल डबल इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है। अगर आप देखेंगे बॉन्ड में ऐसा पोलराइजेशन होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, फिर इससे जुड़ने के चक्कर में यहाँ पर क्या आएगा? माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, ऐसे कॉन्जुगेशन करेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 कॉन्जुगेशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे माइनस ऐसे प्लस आएगा, और यहाँ पर COCH3 ना कीटोनिक ग्रुप है ये, चलो यहाँ से यहाँ पर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पर जो प्लस चार्ज आएगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये एक माइनस आई ग्रुप होगा। ये CO नहीं, यहाँ पर OCH3, चलो नहीं ऑक्सीजन ही होगा, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पर CH3 ना, OCH3 मतलब ये इथर ग्रुप ही होगा, तो यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर आता है, अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर देखो एक तो यहाँ से चला, यहाँ पर कॉन्जुगेशन, ठीक है 1 2, उसके बाद यहाँ पर देखना सीधे सीधे कॉन्जुगेशन से चल रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस, फिर ये टूटेगा माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 टोटल 4 कॉन्जुगेटेड पोजीशन है। यहाँ पर बताओगे 1 2 3, और वो भी आपको पता है जब ये बॉन्ड इससे जुड़ने के लिए यहाँ पर माइनस आएगा तो ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आते हैं तो 1 2 3 मिल रहा था, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन लंबा कॉन्जुगेशन कहाँ पर मिला? डी में। तो हम कहेंगे भाई जहाँ पर ज़्यादा कॉन्जुगेशन वहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वही ज़्यादा स्टेबल होगा, हम डी वाले को टिक करेंगे। कह रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोलीन में भी रिटन एज, ऐसा आपको दिया गया CH2 CH CH2 CH2 अब बताओगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो आपको पता है बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे टूटना, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो आप बताओगे इस ओर पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दिया, पहले वाले ने तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया बिना काम का, यहाँ पर नेगेटिव बताया ही नहीं। तो आप बताओगे दोनों जहाँ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये थोड़ा ठीक था, एक एंड पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन उल्टा कर दे। लेकिन यहाँ पर आते हैं यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डी का पोलराइजेशन सबसे बेस्ट है।
अभी बॉन्ड टूटा नहीं, टूटा होता है ना तो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है, बस अभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसी की वजह से ऐसा आपको दिखाया गया। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? तो आपको क्या बताता है यहाँ पर, कह रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो हैव इक्वल एनर्जी। देखो हाँ, जो हम क्या कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि सबकी एनर्जी इक्वल इक्वल है, ठीक है। फिर बताया कि ये बात सही है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स मस्ट बी इन अ सेम पोजिशन। सही है, कहा गया एटम या फिर न्यूक्लियाई का मूवमेंट थोड़ी ना होता है, केवल पाई बॉन्ड्स का वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये भी सही है। फिर कहा गया इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर। गलत बोला, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, स्टेटमेंट लिखा है मॉड्यूल में वहाँ पर, कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं होते, तब बताओ कि हमें इनकरेक्ट ही लगाना था, हम इसी को कहेंगे भाई यही इनकरेक्ट है, ठीक है। द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इसका। देखो डीलोकलाइजेशन की बात कर रहा है, डीलोकलाइजेशन टर्म तो हम रेजोनेंस में सुनते हैं, है कि नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन हो इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। लेकिन कहां पर बताइएगा सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, एक तो कह रहे हैं डीलोकलाइजेशन लेकिन सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन सिग्मा बॉन्ड का हो तो क्या बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते थे, रेजोनेंस लेकिन नो बॉन्ड। यहाँ पर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, उस बॉन्ड को तोड़ करके वहां पर शिफ्टिंग की जा रही थी, डीलोकलाइज किया जा रहा था। तो ये जो कहानी आपको सुना रहे एक्चुअली किसी और की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड ही तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, टूटता नहीं, डीलोकलाइज नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हो जाता है, किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर आप बताओगे कि ये डीलोकलाइज होता है वन एटम टू अनदर एटम पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता था। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। कौन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर करेक्ट है? अगर हम देखें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या करेक्ट है, इन इंडक्टिव इफेक्ट्स पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। सही चीज है, ये तो लाइन सही कह रहा है। और देख लेते हैं, फिर बताया कि हेलोजन, ठीक है, हेलोजन NO2 CN, यहाँ तक कि मेथाइल डाल इलेक्ट्रॉन विद्रव्य, इलेक्ट्रॉन विद्रव्य मतलब माइनस आई को हम इलेक्ट्रॉन विद्रव्य ग्रुप कहते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। CH2 CH3 एल्काइल ग्रुप और C6H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बताओगे नहीं, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन वाला, तो बताओगे ये डोनेट करता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ही उसमें होता है। प्लस आई इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद्रव्य, नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से प्लस आई होगा, तो बताओगे नहीं, पहला वाला जो हमको पहले ऑप्शन मिल गया था वही सही है। आपसे पूछा कि 156 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट करेक्टली। कहा कि आपको कुछ इंटरमीडिएट दिया, कौन सा इंटरमीडिएट आपको सही नहीं लग रहा है, कि मतलब कि बॉन्ड कौन सा सही नहीं टूटा। देखो CH3 और CN की बात करते हैं, CN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, C और N मिल करके, तो बॉन्ड ऐसे ही टूटना चाहिए, हम तो इसके साथ सहमत हैं। और हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा, नॉट, सही नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये मेटल है और यहाँ पर, तो आपको बताइए एल्काइल ग्रुप और मेटल है, जब ऐसा कुछ होगा मेटल के साथ एल्काइल ग्रुप बॉन्ड बना है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है मेटल कहेगा भाई मेटल इसलिए क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी सही है। यहाँ पर आता है, अब बताओ CH3 और Br का ये गणित नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस हो जाता है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना। अच्छा देखो बॉन्ड को एक तो उल्टा तोड़े हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लाके यहाँ पर नेगेटिव लाए, तो ये भी टूटने का तरीका देखो, यहाँ पर उल्टा हमें दिखा दिया, यहाँ पर अगर आपने इधर तोड़ा है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर प्लस, तो इसका जो डायरेक्शन दिखाएगा वो गड़बड़ दिखाएगा, तो बताओ ये गलत दिख रहा है हमें। और यहाँ पर देखो ये दोनों साइड तोड़े, इधर भी तोड़े, मतलब ये होमोलिटिक की तरह तोड़ करके यहाँ पर प्लस और माइनस ला रहे हैं, ये भी आप बताओगे गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन रिएक्टिव इंटरमीडिएट करेक्टली। तो ना आपका ये सही बन रहा है ना ये सही बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड इधर तोड़ करके और इस पे क्या कर रहे हैं, प्लस ला रहे हैं, उस पर माइनस, इन दोनों पे तोड़ रहे हैं, मतलब होमोलिटिकली होना चाहिए, दोनों को प्लस माइनस दे रहे हैं, तो आप बताओगे थर्ड और फोर्थ ही गलत माना जाएगा, डी। चलो अब यहाँ पर क्या दिया गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो आपसे यही कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन होगा। तो अब क्या करोगे, पहला कदम आपका ये होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या कि बॉन्ड के नंबर कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम। जहाँ पर बॉन्ड के नंबर कम होंगे वो लीस्ट होगा। पहले आप काउंट कर ले से जो दिख रहा है वही बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 बॉन्ड, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि हमसे लीस्ट स्टेबल बोला गया, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे कि ये बॉन्ड ज़्यादा रख रहे हैं, ये स्टेबल हो। अब बचे दो लोग टक्कर में। अब इन दोनों में से लीस्ट स्टेबल कौन होगा। देखो यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस प्लस चार्ज है, इस प्लस को यहाँ पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ठीक है, और ये बेचारा पड़ा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पर लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मिल रहा है, एक अच्छा खासा तुरंत बॉन्ड बन रहा है। और इस एनायन के लिए देखें यहाँ पर क्या मिल रहा है, अल्फा पे कॉन्जुगेशन। तो अगर इन दोनों को देखें तो आपको ये ज़्यादा स्टेबल दिखेगा। सी और डी में से एक अगर आप देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला, क्योंकि लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन और नेगेटिव का भी यहाँ पर अल्फा एच का साथ मिल रहा है पाई बॉन्ड के साथ। अब बताओगे तो हमें सी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कम थे, ये दोनों ज़्यादा थे। इनको तो हटा दिया पहले क्योंकि लिस्ट बताना था। अब इन दोनों में से ये ज़्यादा दिख रहा है, ये कम, तो हम कहीं सी को टिक करते हैं। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर देखें यहाँ पर फिर से स्टेबिलिटी किसकी है, कार्बोकेटायन है। ये एलाइलिक पोजीशन है, ये विनाइलिक पोजीशन, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये ट्राइफिनाइल है, और यहाँ पर आप देखेंगे साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कैटायन है। तो अब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको याद रखना एक्सेप्शनली यहाँ पर इस बात याद रखना, अगर ये वाला ग्रुप लग जाता है, ठीक है, तो वो बस आपको ऐसे ही याद रखना, वहाँ बहुत ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन नहीं जाना। तो ये क्या करता था, इसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा ये बढ़ाता था। एक दो और लगा दो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको हटाकर एक और लगा दो, एक और लगा दो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला तो आपका सबसे ज़्यादा होगा, ये आपको मान के चलना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 बेंजीन रिंग लगे हैं, तो आपको बताइए सबसे ज़्यादा चौथा। फिर अब इन सब में आओ, ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है और ये टर्शरी। और टर्शरी बेंजाइल से भी ज़्यादा हो जाता था। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन क्या हो जाता था, बेंजाइल से भी ज़्यादा होता, तो जाहिर से इन सबसे तो ज़्यादा हो गई होगा। तो बताओगे फिर थर्ड, अब यहाँ पर एलाइलिक, फिर यहाँ पर विनाइलिक, तब बताओगे यहाँ पर डी वाले को टिक किया जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला। In which of the following compound the carbon marked with asterisk is expected have the great positive charge। आपको यहाँ पर हर एक कार्बन पे, हर एक उसमें आपको एक स्टार बनाया गया कार्बन को, बताया कि कहाँ पर आपको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव आपको मिलेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर याद रखना ये तो यहाँ पर एक मेटल है और मेटल की वजह से इनके ऊपर आप बताओगे नेगेटिव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव देखने को मिलता है। अगर मेटल के साथ जुड़े होते तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगता है। अगर यहाँ पर आते तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आप बताओगे कोई इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा खींचतानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हिसाब से बात करते हैं कि क्योंकि ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। अब देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और हमसे बताया गया कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगा। तो बताओगे ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में से अगर हम देखें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम होती है। तो बताओ कि ये ज़्यादा खींचेंगे, ये ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कहा गया सेलेक्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा कौन होगा, यहाँ पर आपको ये बताना। देखो अगर कहीं पर हमें कॉन्जुगेशन का सपोर्ट मिल जाता है तो हम कहेंगे वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटायन था, इसको यहाँ से 2 अल्फा एच मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। यहाँ पर अब इसको बस 1 अल्फा एच यहाँ पर मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और यहाँ से 1 अल्फा एच मिल जाएगा। और यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच मिलेगा। तो आपको पता है जहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कहाँ पर हो रहा है, पहले वाले में कॉन्जुगेशन मिल रहा है
और आपको थर्ड वाले में कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे इन्हीं दो को अगर हमें छांटना है तो हम कहेंगे ये दो कॉन्जुगेशंस हैं, यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, यही दो में हम टिक करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम सी वाले को टिक कर देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, आपको यहां पर बताया गया CH3OCH2 इज मोर स्टेबल देन, इससे सही कह रहे। देखो यहां पर क्या हो जाता है, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पाया, ये तो स्टेटमेंट सही है, हम सही वाले की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं MECH3 इज मोर स्टेबल देन, ये देखो यहाँ पर 2 मेथाइल ग्रुप लगा है, तो मैंने आपको कहा था 2 मेथाइल होगा तो 6 अल्फा H यहाँ पर निकल के आया, और यहाँ पर केवल 2 अल्फा H, तो ये भी लाइन सही बोल रहे हैं, 2 अल्फा H मिलेगा तो ये भी सही। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये भी सही चल रहा है। फिर कह रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन दिस। अब बताओगे नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 3 अल्फा H देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर विनाइलिक पोजीशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ, तब बताओगे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा ये। तो आप बताओगे इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और सभी ऑप्शन में पूछा है कौन कौन सा करेक्ट, हम क्या पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट लग रहा है, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट, मतलब हम यहाँ पर सी वाले को टिक कर देंगे। ठीक, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हमें कहां पर देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम आते हैं यहाँ पर देखना, आपको बताया है कि क्या लगा यहाँ पर C11OH, ये एक -I ग्रुप है, और हम लोग को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को -I ग्रुप बढ़ाता है, तो उस हिसाब से देखो। लेकिन यहाँ पर याद रखना जो इसका खुद का H है ये यहाँ से नहीं टूटेगा, तो आपको भले यहाँ पर दिखाया जाए कि पहले वाले का जो H होता है उसके पास कुछ भी करेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस आएगा तो इसके H को ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। हाँ, इसका जो अल्फा कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन का जो H होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से H आसानी से रिलीज होगा। यहाँ पर भी खींचेगा यहाँ पर, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, ये। तो इस कार्बन के पास सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम यहाँ पर, यहाँ से कम यहाँ पर, इस पर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड वाले से। तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा था जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इफेक्ट कम होता चला जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो इस वाले कार्बन पे जिस पे वो जुड़ा हुआ है ग्रुप सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, हम के सेकेंड वाले को लगाएंगे बी। चलो इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया, यहाँ पर पूछा गया सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो भाई ये सबसे ज़्यादा होंगे। अब टक्कर है पहले और उसमें। अगर इसमें आते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज है। इसमें आते हैं कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसे। तो आपको पता है वाई वाला तो ज़्यादा होगा। अब टक्कर है कि एक्स को ज़्यादा करे कि जेड, क्योंकि एक न्यूट्रल हमेशा आयनिक से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस कहानी को अगर यहाँ पर देखें तो आप देखें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर पॉजिटिव, बहुत अच्छा पोलराइजेशन हो जाता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन जो कि क्या हो जाता है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या कर जाता है, नेगेटिव चार्ज रखा है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे कि हम एक्स के साथ जाएंगे फिर जेड के साथ जाएंगे, तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। चलो अगला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट फेसिबल। एसिड बेस रिएक्शन कौन सी आपको सही नहीं दिख रही, ठीक है, जैसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कराया गया जबरदस्ती, ठीक है, मतलब कौन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, खुद से नहीं होना चाहिए। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर सभी रिएक्शंस में क्या किया गया, H+ आया किसी एसिड से, उस H+ को नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, वो उस लोन पेयर की मदद से उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा, और वहां पर क्या हो जाता है, अपने आप को एक बेस साबित करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, याद रखना कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो 16 तक ये H+ आएगा तो किसको मिलना चाहिए, देखो उसको मिलेगा। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा आता है कि जो जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वहीं पर बना रहेगा, अगर किसी का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो वो H को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर ऐसा हमें कभी ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिलता है जहां पर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो क्या करता है, आसानी से इजिली अवेलेबल नहीं होगा किसी के लिए वहां पर उसका लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको यही देखना है कि क्या होना चाहिए।
आपको पता है इनके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर जिस एटम के ऊपर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल है, अगर वो खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है, भले क्यों ना किसी डायरेक्शन में उसको कॉन्जुगेशन देखने को मिले, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये यहीं पर रहेगा और ये कॉन्जुगेशन में जाएंगे। और इस पहले ऑप्शन में अगर देखा जाए, इस H को यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, क्योंकि ये अपना लोन पेयर कहीं भेज नहीं रहे तो लोन पेयर को आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन इन्होंने इसको दे दिया। तो अब बताओगे पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट फेसिबल होगा। लेकिन इसके अलावा सभी ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पर देखते हैं दो नाइट्रोजन, एक ये है और एक ये है। इनका देखो क्या ये डबल बॉन्ड से जुड़े नहीं, लेकिन अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड देखा, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। लेकिन जबकि इनका देखा जाए खुद डबल बॉन्ड से जुड़े, तो यहीं पर रहेगा, तो इसको यहीं पर जुड़ना चाहिए और वहीं पर जोड़ा गया, ये सही है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ पर देखें ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा, अल्फा पे पाई बॉन्ड देखा, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको है, तो इसको यहीं पर जुड़ना चाहिए, वहीं पर जोड़ा गया। ऐसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा नहीं, अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसको खुद पाई बॉन्ड मिला तो कहीं नहीं जाएगा, तो इसको यहीं पर जुड़ना चाहिए, तो यहीं पर जोड़ा गया। लेकिन इस वाले ऑप्शन में अगर आते तो इसका लोन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन, यहाँ पर नहीं जुड़ना चाहिए था और वहीं पर उन्होंने जोड़ करके इसको गलत कर दिया। 164। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो, फिर उसके बाद अल्फा एच ऐसे देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल इज, करेक्ट ऑर्डर, तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा बेंजाइल वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पर टर्सरी हो जाता है 9 अल्फा एच मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको 2 अल्फा एच मिलेगा, फिर इसके बाद कुछ नहीं, तो बताओगे सबसे ज़्यादा सेकेंड, फिर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर उन्होंने उसका नाम दिया, कार्बोलिक एसिड। पता है किसको कहते हैं? फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। अगला कार्बोनिक एसिड जिसको H2CO3 कहते हैं, H2CO3 कहते हैं। एक पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं पता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड, और ये है एसिडिक एसिड। देखो वैसे तो ऑर्गेनिक एसिड सब वीक एसिड होते हैं, हाँ आपस में उनको हम अरेंज करते हैं तो कोई आगे कोई पीछे होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है फिनॉल, और इसका अगर हम ट्राई नाइट्रेशन करा देते हैं तो पिक्रिक एसिड बन जाता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो पिक्रिक एसिड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब वीक है, ये वीक है, लेकिन इन सब में इसको ट्राई नाइट्रेशन करते हैं क्योंकि -M इफेक्ट होता है, -M मिल करके इसकी एसिडिक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो थर्ड हो जाएगा। चलो अब एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हम लोग, और इसमें आपको याद रखना है एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं इसका मतलब आप यहाँ पर ये कहें कि एसर्शन रीजन दोनों सही है, और उसके बाद आप ये बताओगे कि एसर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हाँ, रीजन क्या हो जाता है? एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा, रीजन और एसर्शन सही तो हैं लेकिन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और तीसरे में आप बताओगे कि एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, और चौथे में दोनों गलत है। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हर जगह ऑप्शन नहीं लिखा गया, ABCD ऐसे लिखा गया तो ऐसे होगा। चलो आपको कहता है यहाँ पर टर्शरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोनियम आयन आर जनरली फॉर्म मोर इजिली देन प्राइमरी। सही कह रहे हैं। क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बन जाता है, बस ये एक लाइन। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, नंबर ऑफ अल्फा एच उसको ज़्यादा मिल रहा है, और साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट में मिल रहा है। तो बताओगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एडिशनल एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज टर्शरी कार्बोनियम आयन। सही है, पहला ही लगा देंगे। एसर्शन भी सही है, रीजन सही। क्यों ये जल्दी बन जाता था? रीजन में क्योंकि वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिल करके उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते थे, जिसकी वजह से वो जल्दी बन जाता था। चलो यहां पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एसर्शन, अब देखो यहाँ पर CF3 और CH2+ इज लेस स्टेबल देन CF3+। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक कार्बन उस पर CF3 लगा है और यहाँ पर कार्बोकेटायन से ही 3 फ्लोरीन लगे। कह रहे हैं कि ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि आपको पता है फ्लोरीन क्या हो जाता है, -I। -I क्या होता है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा,
लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात सही है। क्यों सही है अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर इसको हम देखें CH2 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा CF3, ऐसे हो जाता है। और आप बताओगे यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे और तीनों फ्लोरीन, इसको और अच्छे से दिखाऊं तो आप बताएंगे ऐसे कार्बन है, यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे ऐसे, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे दूसरे वाले में, यहाँ पर 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, ऐसे हो जाता है। लेकिन आपको बताइए ये कहा जाएगा ये कम और ये ज़्यादा स्टेबल है। सवाल ये आता है भाई ये थोड़ा सा दूर है, इसको तो ज़्यादा, ये तो यहाँ पर ये एकदम डायरेक्टली जुड़ा है कार्बोकैटायन से, तो इसको तो और ज़्यादा डिक्रीज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखना ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, दोनों की साइज लगभग आसपास की होगी। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से क्या कर जाता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, जिसको हम इनकी भाषा में कहते हैं बैक बॉन्डिंग। पहले तो एक सिंगल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ पर वो क्या करता है अपने लोन पेयर के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से आपको पता है इनकी ऑक्टेट को, इनको क्या करेगा, स्टेबली तो करेगा, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन करके स्टेबल करेगा। तो ये बात जो उन्होंने कही वो सही कही है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताते हैं, क्या यही जो मैंने आपको बताया वही बताएंगे। इन केस ऑफ CF3CH2 इनकी द स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग CF3, ये एक स्ट्रॉन्ग विथड्रॉविंग ग्रुप, मतलब -I ग्रुप हो जाता है। इन ग्रुप इंटेंसिफाइड द पॉजिटिव चार्ज बट इन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है ये माइनस वाले है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, -I है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और करेगा तो यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, वही कह रहा है इंटेंसिफाई कर देगा पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन इन केस ऑफ CF3, इन केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच ऑफ द 3 फ्लोरीन ओवरलैप विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल, इनके पास जो और पॉजिटिव चार्ज इनके पास खाली p ऑर्बिटल और अपने लोन पेयर के साथ इसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कर देते हैं ऑफ द कार्बोकैटायन एटम, देयरबाय डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की मात्रा इनकी कम हो जाएगी, ठीक है, डिस्पर्स कर जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर कभी पूछा जाए तो यही सेम लाइन वहां पर देगा, तो बताओ कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे भी जाएंगे। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 169 असर्शन। अगर 169 की हम लोग बात करते हैं, चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है 169 कह रहे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। एल्कोहल के केस में अगर हम एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो ये ऑर्डर हो जाएगा, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो वहां पर केवल एक +I ग्रुप होगा, केवल 1+I ग्रुप होगा। अगर सेकेंडरी होगा तो बताएंगे 2+I ग्रुप होगा। अगर टर्शरी होगा तो यहाँ पर 3+I ग्रुप होगा। और आपको बताया एसिडिक स्ट्रेंथ को +I ग्रुप क्या करते हैं, बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए वहाँ पर, आप बताओगे कि यहाँ पर ज़्यादा +I ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया और यहाँ पर कम होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। होता तो सब यहाँ कम है लेकिन यहाँ पर एक एल्काइल है तो भाई यहाँ पर उनकी तुलना में तो ज़्यादा होगा, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। फिर द +I इफेक्ट ऑफ द एडिशनल एल्काइल ग्रुप फेवर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नहीं, अगर वो OH बॉन्ड के क्लीवेज को फेवर करता तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता। वो OH बॉन्ड को तोड़ना पसंद नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वहाँ पर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन इनिशिएटिव को और शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। जब हम एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्कोहल में NCERT में बहुत अच्छे से दिया गया, ठीक है, वहाँ पर इसको समझेंगे। अभी के लिए यहाँ पर याद रखना ये करेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये क्लीवेज इसका बढ़ा देगा नहीं। अगर OH बॉन्ड को क्लीवेज बढ़ा देता एल्काइल ग्रुप की वजह से तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती, क्योंकि जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा। इसका मतलब बताओगे ये गलत है, तो बताओगे असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो हम अगर असर्शन सही होता रीजन गलत होता हम C वाले को लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। बात सही कह रहा है। फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर बात करते हैं, फिनॉल लेस एसिडिक होगा क्योंकि फिनॉल में और कोई है नहीं, और पैरानाइट्रो में क्या हो जाता है -M ग्रुप एक लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। तो बताओगे ये लाइन तो सही कह रहा है। फिर फिनोलेट आयन, फिनॉल का H+ निकलने के बाद जो होता है जिसको फिनॉक्साइड है ना, फिर फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोलेट आयन। गलत भाई, जो अगर ये एसिडिक ज़्यादा होते हैं तो इसलिए क्योंकि उसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए बताओगे पहली लाइन तो सही कह रहे हैं कि ये लेस होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगले में कह रहे हैं कि फिनॉल से बनने वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होगा पैरानाइट्रोफिनोलेट से। ये गलत है, तो बताओगे असर्शन सही, रीजन गलत, C ऑप्शन को टिक करेंगे। आपसे कह रहे हैं पायरोल इज मोर बेसिक देन पिरिडी, तो कह रहे हैं कि पायरोल इसको बोलते थे
और ये pyridine है। ये पायरोल और pyridine की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि इनके हिसाब से जो कह रहे हैं ये ज़्यादा हो जाएगा, ये लेकिन ये गलत बोल रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से किसी को डोनेट नहीं करा पाएगा। जबकि यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर पाई टू पाई कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, लेकिन ये लोन पेयर यहीं पर रहेगा, वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता क्योंकि ये खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये बात गलत बोली जा रही है कि पायरोल इज मोर बेसिक दैन pyridine, ये ज़्यादा नहीं। बेसिकेशन का जो सही ऑर्डर होगा ये pyridine है, पायरोल है, ये ज़्यादा ही। तो बताओगे ये गलत हुआ। फिर इन पायरोल नाइट्रोजन sp3 नहीं। अब बताओगे ये लोन पेयर जा रहे हैं कॉन्जुगेशन, तो उसको हम काउंट नहीं करते, 1 2 3। अब बताओगे sp2 है, तो बताओगे ये भी गलत। दोनों गलत, तो डी वाला लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि एनालीन इज अ वीकर बेस देन बेंजाइलामीन। इसका मतलब समझो, ये रहा एनालीन और बेंजाइल अमीन ये रहा। ठीक है, ये और एक चीज़ का याद रखना, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनालीन और बेंजाइलामीन। तो एनालीन की अगर हम बात करते हैं तो एनालीन क्या हो जाता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसको कहते हैं एरोमेटिक अमीन। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगने के बाद ये छोटा। तो बताओगे ये होता है इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि हमेशा एक एल्काइल अमीन एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होगा। तो कहा कि एनालीन इज अ वीकर बेस, बात सही कह रहे हैं, देन एल्काइल अमीन, ये लाइन तो सही कह रहा है। फिर इन एलेनिल मीजोमेरिक इंट्रैक्शन अकर्स बिटवीन बेंजीन रिंग एंड अमीनो। कह रहे बेंजीन रिंग इसके बीच में रिजोनेटिंग इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिकेशन कम हुई। बात सही कह रहे हो, तो बताओगे पहला जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आपके जो सेक्शन सी के क्वेश्चन थे जीओसी के, पूरा वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना करते हैं, थैंक यू।